Hi and hello everyone. Good morning. Welcome to Particle Institute. अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, फार्मूला, न्यूमेरिकल को समझने में। यहाँ पर हम फिजिक्स के हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूला के लॉजिक के साथ और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। पार्टिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन क्लास फॉर नीट एंड जेई, जहां पर हम 9th 10th 11th 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेई सिलेबस। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल के भी सिलेबस करवाए जाएंगे, है ना। इसी कोर्स में स्कूल के भी सिलेबस करने हैं। तो ये जो था इंट्रोडक्शन था हमारे कोर्स का। ये कोर्स पूरा चलने वाला है। 9th पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 10th, फिर 11th कंप्लीट करेंगे, 12th करेंगे। इस तरह से नीट और जेई सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई के भी सिलेबस कवर करवाए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको क्या करने हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा इन डिटेल सारी चीज़ें उसमें होंगी। आपको उनसे पहले ये करना है कि आप एक नोटबुक बनाओगे। साथ ही साथ आप कोई भी टेक्स्ट बुक जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, है ना, वो अपने पास रखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट बुक को पढ़ के आओगे, ताकि ऐसा ना लगे कि आप पहली बार कोई वर्ड सुन रहे हो। आप फिर उससे मैच करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, जो कि आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आइए। अपने नोटबुक में ये चैप्टर लिख लीजिए, मोशन, है ना। मोशन चैप्टर को मेनली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बारी बारी से तीनों पार्ट देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीज़ें जानेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हमें जो देखना है ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड्स, यानी ग्राफ्स, कैसे कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। और जो पार्ट 3 होगा मोशन का, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। जैसे कि आपने सुना भी होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके हम डेरिवेशन भी देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से और जनरल मेथड से, और ये कैसे फॉर्मूला आते हैं, वो सारी चीज़ें ये पार्ट 3 में देखेंगे हम। अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम जो मेनली देखेंगे अभी पार्ट 1 में, कुछ ऐसे टर्म जो मोशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम टर्म क्लियर करेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उसमें दोनों में फ़र्क क्या है। फिर एक्सेलरेशन देखेंगे। ये 5 टर्म हमें देखने हैं बारी बारी से, है ना। इसका पूरा एक लेक्चर सीरीज चलने वाली है ना। कई सारे लेक्चर में इसे कवर करवाए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक बात जानिए कि ये डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गए, वेलोसिटी हो गई या स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये सब? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, और फिर फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे मतलब एग्जाम्पल्स क्या है उनके, वो सारी चीज़ें। तो चलिए आइए देखते हैं। तो नोटबुक में हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हेडिंग डालिए टर्म्स रिलेटेड रिलेटेड टू मोशन, यानी मोशन से रिलेटेड टर्म। जैसे अभी मैंने आपको बताया मोशन से रिलेटेड टर्म क्या क्या है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मोशन से रिलेटेड टर्म है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके, डिस्प्लेसमेंट, 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 वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या होगा, यही हमें सारे टर्म पढ़ने हैं
इस मोशन चैप्टर में पार्ट नंबर 1 में। तो हमें पार्ट नंबर 1, यहाँ पे आप पार्ट नंबर 1 भी लिख लीजिएगा कि हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, उसके बाद सेकंड भी देखेंगे, फिर थर्ड भी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, हमने ये बताया कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं सर? तो चलिए हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटी, फिर समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी which can measure is known as physical quantity, physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी दुनिया का जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर में। तो डिस्टेंस एक हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसे भी हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम को सेकंड और मिनट में मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, ये सारी के सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। और ये सब के सब क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम इन सभी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम नोट डाउन सबसे पहले करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपको पता है डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों सर? क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब में। आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 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 ये हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा सर टाइम हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे लिए, वॉल्यूम हो गया। लेंथ हो गए, लेंथ भी हमारे लिए क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मास, मास भी हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेंसिटी, मास हो गया आपका, और डिफरेंट डिफरेंट हम एक ETC लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये सब के सब एग्जाम्पल्स है किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो दुनिया की, जिसे भी मेजर करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज या क्लासिफिकेशन की गई है 2 कैटेगरी में, यानी फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से पार्ट हैं सर? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल
क्वांटिटी कैन बी classified into two categories. Physical quantity can be classified into two categories. दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया है। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर्स भी सिंपली कहा जाता है, स्केलर्स। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज को सिंपली हम वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, वेक्टर। ठीक है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है या सिंपली स्केलर कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास वो वेक्टर कहलाता है, या फिर हम क्या कहते हैं? वेक्टर, या फिर हम इसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे अब हम जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं इसे। पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। 1 2 3। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज को देखते हैं। टाइप नंबर 1, स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है सर? स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स को हम केवल एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। केवल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम केवल मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं, वो स्केलर्स कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, these are those physical quantity these are those quantity which can be expressed only by their magnitude, केवल और केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस, only by their magnitude। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल उस फिजिकल क्वांटिटी को हम केवल मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर्स कहते हैं। सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये समझाते हैं इसे आगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें कि भाई मास जो है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 kg। क्या है? 4 kg। क्या है? 4 kg। यहाँ पे 4 जो है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कल को कोई 2 kg बोल रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए देखिए आगे, हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें हम जो देखने जा रहे हैं, हमें यह समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिसे केवल मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस किया जाता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम ये देखें कि भाई स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस तो मैग्नीट्यूड में करते हैं। इसे कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए, मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसे मुझे कंप्लीटली समझाना है या एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? उसका एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखिए। तो लिखिए, टू एक्सप्रेस completely we require
two parameters यानी एक स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली पैरामीटर्स क्या है कि हमें उनकी यूनिट मालूम होना चाहिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था। दूसरा उनका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, या इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और यूनिट। अगर ये दो चीज है तो हम एक स्केलर क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, है ना, जैसा कि वादा किया था वीडियो में। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे हम इस बार ले लेते हैं डिस्टेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया 20 मीटर। क्या बोला? 20 मीटर। ये 20 जो हो गए हमारे मैग्नीट्यूड हो गए, मीटर यूनिट हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम स्केलर्स कहते हैं, और इसे हमें कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके हम मिटाने जा रहे हैं। 1 2 3, चलिए आपने कर लिया होगा। यहां से ये चीजें हमें समझ में आ गया कि भाई स्केलर को पूरी तरह से अगर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करने हैं पूरी तरह से, तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी का, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए, तो हम उसे कंप्लीट एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास केवल और केवल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं वो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटी का, एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटी का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे आप। एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब भी हम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम बता रहे होते हैं तो डायरेक्शन नहीं बताते। जैसे टाइम, हम बोल रहे हैं कि 2 बज रहे हैं, तो हम नहीं बोलते हैं कि 2 नॉर्थ में बज रहा है, साउथ में बज रहा है, ईस्ट वेस्ट नहीं बोलते। डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं, 2 बज रहे हैं। ठीक है, या 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, स्पीड, अगर किसी गाड़ी की हमें स्पीड बतानी है तो हम उसकी स्पीड बताते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन नहीं देते उसमें कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये डिस्टेंस को भी बताते हैं तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड से बता देते हैं। ठीक है, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। और भी लिख लीजिए, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, वर्क। एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी, ये एग्जाम्पल है। पावर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, पावर। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। एंगल भी एक स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे ईटीसी में लगा देता हूँ। इतने आपको मिनिमम याद कर लेने हैं। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, करंट, एंगल। ये सब के सब आगे वाले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में इन सब का मतलब पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये जानने हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये अभी हमें ये नहीं जानना कि स्पीड क्या होता है। स्पीड को इन डिटेल हमें पढ़ना ही है। यहाँ पे सिर्फ हम स्केलर्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्केलर के बारे में। और कुछ बातें स्केलर के बारे में ये है कि स्केलर्स क्वांटिटी जो भी होती है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो करते हैं हम सिंपली अब तक जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे पहले लिख लीजिए, स्केलर
quantity can be added, subtracted, multiply, and divide. Scalar quantity can be added, subtracted, multiply and divide by simple arithmetic. जो हमने अरिथमेटिक सीखते हुए आए हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे हम 20 मीटर डिस्टेंस को 10 मीटर डिस्टेंस में हम ऐड करेंगे, तो ऐड क्या करेंगे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं 30 मीटर ऐसे ही करेंगे, और कुछ नहीं है, जो आप करते हुए आ रहे हो वही। इसी को सब्ट्रैक्ट करना है तो 20 मीटर माइनस 10 मीटर कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर, यही हो गया इसका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो करते हुए आ रहे हैं। इसी को इंटू करो, 20 मीटर इंटू 10 मीटर कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, इंटू हो गया। ठीक है, डिवीजन ऐसे ही 20/10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो ये आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली अब तक जो करते हुए आ रहे हैं जैसे भी, वही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होते हैं इसका। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, अब वेक्टर देखते हैं क्या होता है। ये सारी बातें स्केलर्स के लिए था। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जिसे केवल हम मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आप ये देखिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो हेडिंग लगाइए, सेकेंड पार्ट, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर या फिर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं सर। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी that can be expressed, दर्शाना, expressed का मतलब दर्शाना। These are the physical quantity that can be expressed by their magnitude का मतलब समझ में आ गया, as well as direction, तो यहाँ पे बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्क क्या है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम एक्सप्रेस्ड करते हैं, एक्सप्रेस्ड यानी दर्शाते हैं उसके मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और साथ ही साथ डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होनी चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है, चलिए, तो एक वेक्टर क्वांटिटीज को कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, टू एक्सप्रेस completely we require 3 parameters। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स चाहिए। we requires 3 parameters। we require 3 parameters। जैसे पहला हमें वही सेम यूनिट पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या है फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें हम मेजर कर रहे हैं। सेकंड, हमें मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड। और थर्ड आपको पता है क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज हमें पता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीट एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो पता होनी चाहिए, हमें यूनिट पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर केवल ये दो चीज़ें पता है तो वो स्केलर है। ये तीनों चीज़ इंक्लूड होगा वेक्टर में। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। वीडियो पॉज करके हम मिटाने जा रहे हैं। 1 2 3, आई होप लिख लिया होगा। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्शन याद रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो स्केलर्स है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है वो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स जैसे क्या है सर। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज के जो एग्जाम्पल्स है, आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गए और एक्सेलरेशन हो गए। यहाँ पे आप फोर्स भी लिख लो। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब के सब टर्म्स आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, मतलब क्या एग्जाम्पल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्स ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। इम्पल्स, ईटीसी, है ना, एटसेट्रा लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके पास। अब यहाँ पे जैसे हम स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन, मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो सिंपली हम कर रहे थे, लेकिन इसका अलजेब्रा अलग होता है ना। ये डिफरेंट अलजेब्रा फॉलो करते हैं। इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बिल्कुल स्केलर्स से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ से नोट डाउन कर लीजिए। दे फॉलो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो different algebra for their addition, subtraction and multiplication ठीक है, ये डिफरेंट अलजेब्रा फॉलो करता है। ऐसे नहीं करेंगे कि 2 मीटर नॉर्थ प्लस 2 मीटर साउथ इज 4 मीटर, नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। सेम डायरेक्शन में अगर है, जैसे 2 मीटर नॉर्थ प्लस 3 मीटर नॉर्थ, तो ऐड कर देंगे, 5 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है 2 मीटर नॉर्थ माइनस 3 मीटर नॉर्थ, तो माइनस 1 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, ये हम बोल देंगे। तो चीज़ें क्या है, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो होता है डायरेक्टली स्केलर की तरह नहीं होते, ये डिफरेंट अलजेब्रा फॉलो करते हैं। वो कौन से अलजेब्रा होते हैं, इसका अलग वेक्टर अलजेब्रा ही होता है इसका, है ना, उससे हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ही यहाँ पे दो तरह से किया जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, जो 11th क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने का और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, अगर दो चीज़ें, दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल ये है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, उसका मास m है,
इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया, फिर इसके ऊपर दूसरा एक और फोर्स लगा दिया F2 मैंने, तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उधर उस साइड, राइट हैंड साइड। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, है ना, यानी कि टोटल फोर्स जो लग रहा होगा बॉक्स पे, या इसी को फिजिक्स में नेट कहा जाता है, हम बोल देंगे F1 प्लस F2, है ना, ये हो गया एडिशन। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए यही बॉक्स रखा हुआ है m मास का, और इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगाया जा रहा है F1, और इधर से दूसरा फोर्स लगाया जा रहा है F2, ठीक है। F1 इधर, F1 जो है राइट हैंड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, F2 लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट फोर्स या टोटल फोर्स बोले या नेट फोर्स जो बॉक्स पे लग रहा है वो हो जाएगा F1 माइनस F2। यहाँ पे डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बस चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर लग रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसे मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे जो है हम देखेंगे, यहाँ पे हमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से हमने समझ लिया। अब ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं, है ना। ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कैसे करते हैं, हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एरो से हमने वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये एरो, ये हेड कहलाता है, क्या नाम होता है इसका, हेड नाम होते हैं, हेड का काम होता है कि डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। वेक्टर में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है, ये जिस डायरेक्शन में होगा ये हेड शो करता है डायरेक्शन, हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये जो कहलाता है वेक्टर का, ये हेड पार्ट हो गया, उसका काम ये होता है, ठीक है। और ये कहलाते हैं टेल, ये क्या होता है, टेल होता है, पूंछ, टेल और हेड के बीच में जो भी लेंथ है, ये वेक्टर का लेंथ है ना। तो ये लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर, या इसी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड, क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड, यही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होते हैं। इस एरो के बीच में और टेल के बीच में जो भी आपको दिख रहा है लाइनें, ये मैग्नीट्यूड कहलाती हैं वेक्टर की, या इसी को लेंथ ऑफ वेक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी लेंथ उतनी बड़ी होगी, ठीक है। छोटा तो इसका लेंथ छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल 2 न्यूटन, है ना, 2 न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। 2 न्यूटन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 2 न्यूटन को, इसका लेंथ ये है। 3 न्यूटन बोलेंगे तो लेंथ वेक्टर का बड़ा करना पड़ेगा, ये 3 न्यूटन है। तो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे लेंथ वेक्टर का बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्शन अभी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, उधर राइट हैंड साइड है, इसका भी राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड, बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दोनों, ठीक है। चलो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तो आगे देखते हैं, है ना। आगे ये देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को इन डिटेल हमने देख लिया कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का तरीका डिफरेंट होता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन अभी हमें 11th क्लास में देखनी है, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, है ना, 11th क्लास में। 9th क्लास के लिए बहुत है ना, ऊपर ही है। चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ और बातें वेक्टर्स के बारे में अगर करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है उसके वेक्टर को, तो ऐसे, तो यहाँ पे एक लाइनें लिख लीजिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी represented एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी या सिंपली वेक्टर लिखिए, है ना। एनी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे रिप्रेजेंट अगर करना है कि ये वेक्टर को कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे फोर्स के ऊपर हम एक एरो बना देंगे, तो ये हमें दिखाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एफ वेक्टर बोला जाता है इसे, एफ वेक्टर रीड किया जाता है, एफ के ऊपर एरो बना देंगे। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मैंने अभी बताया ये सारे एग्जाम्पल। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, तो एस के ऊपर हम वेक्टर का साइन दे देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है अलग अलग चीज़ें, बस एरो दे देना है ऊपर, खोपड़ी के ऊपर एरो देना है तो वो वेक्टर बन जाता है, ठीक। चलो वेरी गुड, ये सिंबल होते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। और यहाँ से स्केलर और वेक्टर खत्म हमने कर दिया, है ना, स्केलर और वेक्टर में और कुछ नहीं रहा। यहाँ पे अब जो आगे हम देखने जा रहे हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर है एक्चुअली में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उस चैप्टर का नाम क्या था, क्या है, मोशन है। अब हम यहाँ पे मोशन देखेंगे कि मोशन क्या होता है ना, मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे बारी बारी से। ओके चलिए तो आइए हेडिंग डालिए। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे, मोशन, है ना। मोशन क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मोशन, है ना, मोशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, है ना, आप ये बताओगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्लिक बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन with respect to immediate surrounding and time is known as मोशन। उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आया, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ या अपने सराउंडिंग की चीज़ों के साथ अपना पोजीशन चेंज करे, इमीडिएट सराउंडिंग, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है मेरे जस्ट इमीडिएट सराउंडिंग, इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मैं पोजीशन अगर चेंज करूंगा तो आपको मेरा मूवमेंट दिखेगा, दिख रहा होगा मूवमेंट, ये मेरा मूवमेंट है। जो मैं, यही मूवमेंट जो है जब हम पोजीशन चेंज करते हैं किसी टाइम के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं कि मोशन में, वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, ठीक है। मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, यानी टाइम भी चल रहा होता है, साथ ही साथ वो टाइम के साथ वो अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है, ठीक है, बॉडी मोशन में। यहाँ पे पोजीशन चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टाइम के साथ, तभी बोलेंगे बॉडी मोशन में है, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला डेफिनेशन समझते हैं, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, रेस्ट किस कंडीशन को कहेंगे। रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं कि रेस्ट में है। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time, is known as rest। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे इमीडिएट सराउंडिंग के साथ भी और टाइम के साथ, यानी कि अभी टाइम चल रहा है, मैं कैमरे के सामने हूँ, ठीक है, मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मेरा मोशन नहीं हो रहा है, यानी मैं रेस्ट में हूँ, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है इसका मतलब ये है कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो टाइम के साथ या इमीडिएट सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। कमेंट बताइए कैसा लगा ये लेक्चर, कमेंट करके। चीज़ें ये है, और लास्ट में हम यही कहेंगे कि जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।